प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सर्वप्रथम सभी को 5 दिवसीय प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यस स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु की अध्ययन पद्धतियाँ, लेक्चर नंबर 52। यस, नोट करें, बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है आज का। अरस्तु की अध्ययन पद्धति, जिसमें हम 5 पद्धतियों की चर्चा करेंगे। यस बेटा, ध्यान दें। सबसे पहले मैं आपको एक सूत्र देना चाहता हूँ। बेटा, भले ही आप किसी भी राजनीतिक विचारक के विचारों को समझना चाहें, इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि राजनीतिक विचारकों के विचारों को समझने के लिए विद्वानों ने मुख्यतः 5 उपागम दिए हैं। जीवनीमूलक उपागम, शब्दार्थ मीमांसा उपागम, ऐतिहासिक उपागम, दार्शनिक उपागम, संश्लेषणात्मक उपागम। इन 5 उपागमों के माध्यम से आप किसी भी राजनीतिक विचारक के विचारों को, राजनीतिक चिंतक के चिंतन को अच्छे से समझ सकते हैं। ये पाँचों के पाँचों उपागम मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप इसी सीरीज में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने यहाँ लिखा गौरव ग्रंथ। इसका मतलब ये है जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, तो प्लेटो की रिपब्लिक एक गौरव ग्रंथ है, अरस्तु की पॉलिटिक्स भी गौरव ग्रंथ है। तो इन ग्रंथों की, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, इसी तरीके से हम कहेंगे कि प्लेटो की अंतिम रचना द लॉज है, इसी ही तरह से एक्विनास की सुम्मा थियोलॉजिया है, मैकियावली का द प्रिंस है, हाउस का लेवियाथन है। तो डेफिनेटली इन सभी ग्रंथों की व्याख्या यदि आपको अच्छे से करना है तो इन 5 उपागमों के माध्यम से कर सकते हैं। फिर कह रहा हूँ, ये 5 उपागम मैंने अच्छे से आपको समझा दिए हैं, अब इनको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बस ये तो शुरू में आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको ये अच्छे से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बिना इन उपागमों के आप राजनीतिक विचारकों के विचारों को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए यदि आपको राजनीतिक विचारकों के विचारों को समझना हो तो ये 5 के 5 उपागम पहले समझ लो। फिर आप भले ही पश्चिमी राजनीतिक विचारकों या भारतीय राजनीतिक विचारकों या पूरी दुनिया में किसी भी देश के राजनीतिक विचारकों, सबके विचारों को आप इन उपागमों के माध्यम से समझ सकते हैं। आज तो हम केवल अरस्तु की अध्ययन पद्धति की चर्चा करेंगे। बेटा, अरस्तु की जब हम बात करते हैं तो हमारे मानस पटल पर सबसे पहले ये बात आ जाती है कि अरस्तु के जो गुरु हैं वो कौन है बेटा? प्लेटो। और प्लेटो के चरणों में इन्होंने 20 वर्ष तक अध्ययन किया था। प्लेटो की जो संस्था थी उसका क्या नाम था बेटा? अकादमी। और अरस्तु की जो संस्था थी उसका क्या नाम था? लीशियम। तो डेफिनेटली जो अरस्तु हैं, अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक थे, जबकि प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। मतलब प्लेटो मूल्यों की बात करते थे, अरस्तु तथ्यों की बात करते थे। तो निश्चित रूप में अध्ययन पद्धति के आधार पर ही अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। अरस्तु की जो सबसे महत्वपूर्ण पद्धति है वो आगमनात्मक पद्धति है, जबकि इनके जो गुरु हैं प्लेटो की जो पद्धति थी कौन सी थी महत्वपूर्ण? निगमनात्मक। तो आप नोट करेंगे, सबसे पहले वास्तव में यदि देखा जाए तो किसने किस पद्धति को पहले अपनाया, इसकी चर्चा करें उससे पहले ये बात मालूम हो जाना चाहिए कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो अरस्तु हैं, जिन्हें कि राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, वैज्ञानिक विधि का या वैज्ञानिक विधि अपनाने का गौरव यदि किसी को जाता है सबसे पहले तो अरस्तु को जाता है। मतलब डेफिनेटली जो अरस्तु हैं इन्होंने तथ्यों के आधार पर अपने सिद्धांत दिए हैं। जैसे कि अरस्तु ने अपने समय के 158 कितने 158 संविधानों का, 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद में क्या 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद में इन्होंने जो है अपने सिद्धांत दिए। मतलब पहले इन्होंने तथ्य इकट्ठी किए और तथ्यों के आधार पर अपने सिद्धांत दिए, और इसीलिए हम कहेंगे कि इन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया। और आगमनात्मक पद्धति में हमेशा विशेष से सामान्य की तरफ जाया जाता है। विशेष का मतलब पहले तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं और तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का, सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। फिर हमने यहाँ नोट किया है जो अरस्तु हैं वो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहलाते हैं। ये आपको नोट करना है। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। क्यों? ये समझिए, अरस्तु की जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है
अरस्तु की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं मैंने पीछे आपको अच्छे से बता दिया है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन अरस्तु की जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है वो क्या है बेटा, पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स का हमने बहुत गंभीरता से अध्ययन किया है, प्लेटो की रिपब्लिक का भी बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया है। तो अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स का जब हम अध्ययन करते हैं तो प्रारंभ में ही ये शब्द मिलेंगे आपको, निरीक्षण से हमें पता चलता है कि, मतलब पहले शब्द हैं पॉलिटिक्स के। पॉलिटिक्स पुस्तक जब लिखना शुरू किया है तो प्रथम जो वाक्य है अरस्तु का यही है कि निरीक्षण से हमें पता चलता है। मतलब ये है कि अरस्तु किसी भी बात को समझने के लिए पहले उसका निरीक्षण करते हैं, कल्पना नहीं, प्लेटो की तरह निरीक्षण करते हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि निरीक्षण से हमें पता चलता है। क्या पता चलता है? भले ही ये क्रांति के बारे में क्रांति का सिद्धांत दिया हो, नागरिकता का सिद्धांत दिया हो, दुनिया भर के इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए हैं, तो ये सिद्धांत इन्होंने कल्पना के आधार पर नहीं दिए बल्कि इन्होंने निरीक्षण के आधार पर दिए हैं। पहले इन्होंने जो है उसका विश्लेषण किया है, विश्लेषणात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया है। तो डेफिनेटली ये पहले तथ्य इकट्ठा करते हैं और तथ्यों के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर ये अपने सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक है, क्योंकि इनकी पुस्तक पॉलिटिक्स के जो शुरुआती शब्द हैं उन्हीं से पता लग रहा है, निरीक्षण से हमें पता चलता है कि इन्होंने वास्तविक रूप में जो है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है, तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया है। इसके बाद में हम इसकी 5 पद्धतियाँ लेंगे। इन 5 पद्धतियों के लिए उससे पहले एक बात नोट करना है, मैंने यहाँ संकेत इसलिए किया है कि दिमाग से कहीं निकल ना जाए समझाना। हमने यहाँ लिखा है निगमनात्मक और ये आगमनात्मक। इसका क्या मतलब बेटा? निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किसने किया था अरस्तु से पहले? प्लेटो ने। अब प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, जिसे कि अंग्रेजी में डिडक्टिव कहते हैं। अब ये कंपटीशन में पूछ लिया जाता है और अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं, यूजीसी नेट में तो पूछा जाता है कि जो निगमनात्मक पद्धति है इसमें सामान्य से विशेष की तरफ जाया जाता है। सामान्य से विशेष, इसका मतलब ये है कि पहले कल्पना की जाती है, पहले एक कल्पना की जाती है। जैसे कि प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत कल्पना की, किसकी? एक आदर्श राज्य की। आदर्श राज्य की स्थापना की कल्पना कर ली। अब आदर्श राज्य की स्थापना की कल्पना की तो इसके लिए, इस आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने फिर सामान्य से विशेष की तरफ बढ़ते हैं। मतलब फिर छोटे छोटे सिद्धांत दिए इन्होंने। जैसे आदर्श राज्य में किसका शासन होगा? दार्शनिक राजा का, तो दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया। दार्शनिक राजा को परिवार से, संपत्ति से अलग रखना है, तो इन्होंने साम्यवाद का सिद्धांत दिया। तो कहने का मतलब ये है कि निगमनात्मक पद्धति में सामान्य से विशेष की तरफ जाया जाता है। पहले एक कल्पना कर ली जाती है, फिर उस कल्पना की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए जाते हैं। इसलिए निगमनात्मक पद्धति में सामान्य से विशेष की तरफ जाया जाता है। मतलब पहले कल्पना की जाती है, कल्पना के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। और इसका प्रयोग किसने किया है? प्लेटो ने किया है। प्लेटो जो कि राजनीति दर्शन के, राजनीतिक सिद्धांत के जनक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं अरस्तु की पद्धति की। तो पहली पद्धति है आगमनात्मक पद्धति, इसको उद्गमनात्मक पद्धति भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको इंडक्टिव कहेंगे। ये कंपटीशन पूछ लिया जाता है और मैंने देखा है ज़्यादातर विद्यार्थी गलती करते हैं। इंडक्टिव, ये डिडक्टिव, तो ये अंग्रेजी में नाम याद रखना है। तो आगमनात्मक या उद्गमनात्मक, देखो बेटा आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत क्या होता है? विशेष से सामान्य की तरफ जाया जाता है। अर्थात इसमें पहले, विशेष का मतलब पहले तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, पहले निरीक्षण किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, और फिर उन तथ्यों के आधार पर जो है सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब विशेष से सामान्य की तरफ जब जाया जाता है, अर्थात पहले निरीक्षण किया जाता है, पहले तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं और उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो अरस्तु ने क्या किया था? अरस्तु ने यही तो किया था कि अरस्तु ने अपने समय के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, इसका मतलब विशेष, अर्थात पहले इन्होंने तथ्य लिए। 158 देशों के संविधानों से इन्होंने तथ्य लिए, ठीक है बेटा। और इसके बाद में सामान्य सिद्धांत का निर्माण किया। जैसे कि इन्होंने क्रांति के सिद्धांत का निर्माण किया। किसका किया बेटा? क्रांति के सिद्धांत का निर्माण किया। और क्रांति के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि भाई नगर राज्य में क्रांति होने के क्या कारण हैं, और नगर राज्य में क्रांति के कारणों का पता लगाने के बाद में इन्होंने ये भी बताया कि इन क्रांतियों को कैसे रोका जाए। क्रांतियों के निदान के उपाय भी बताए, क्रांतियों को रोकने के उपाय भी बताए। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए हैं, सिद्धांत देने से पहले इन्होंने जो है तथ्य इकट्ठे किए हैं।
जबकि निगमनात्मक पद्धति में तथ्य इकट्ठे नहीं किए जाते, पहले कल्पना की जाती है, कल्पना से सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। और जहाँ तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं उसके बाद में सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, इसका मतलब वहाँ पर आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। तो अरस्तु ने जो है आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। तो दोनों की तुलना करना चाहें आप पद्धति के आधार पर कि भी प्लेटो और अरस्तु की पद्धतियों में क्या अंतर है, तो आप बता देंगे प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया, अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। एक पद्धति के लिए सबसे महत्वपूर्ण अरस्तु की यही पद्धति है। दूसरी ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि के अंतर्गत वास्तविक रूप में ऐतिहासिक तत्वों के आधार पर अध्ययन किया जाता है और ऐतिहासिक विधि को सर्वप्रथम अरस्तु ने ही अपनाया। अरस्तु ने सर्वप्रथम ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया, मतलब इतिहास से तथ्यों को लेकर के, तत्वों को लेकर के, और इन्होंने जो है राजनीति का, राज्य का अध्ययन किया। इसलिए ऐतिहासिक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, नोट करेंगे, अरस्तु ने। और यहाँ हम चाहेंगे तो एक पद्धति और बढ़ा देंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, ये होगी तुलनात्मक पद्धति। तुलनात्मक पद्धति बहुत है पद्धतियाँ, तो मैं बढ़ाना चाहूँ तो कितनी है, लेकिन महत्वपूर्ण तो यही है। तीसरा है स्वदेशीय विधि। स्वदेशीय विधि बेटा, स्वदेशी विधि के अंतर्गत क्या होता है, हर वस्तु अथवा विषय का अपना उद्देश्य होता है। भाई अरस्तु कह रहे हैं कि भले कोई भी वस्तु हो, कोई भी विषय हो और कोई भी व्यक्ति हो, उसका अपना एक उद्देश्य होता है। जब तक उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वो आगे चलता रहता है, उसका विकास होता रहता है। कैसे, जैसे कि अरस्तु कह रहे हैं कि परिवार से राज्य का क्या, परिवार से राज्य का विकास होता है। जैसे अरस्तु ने कहा है कि पति पत्नी संतान से परिवार, एक परिवार का निर्माण होगा। अब एक परिवार से 20 परिवार, 100 परिवार बन जाएंगे, अब इनसे गांव बन गया। फिर एक गांव से 2 गांव, 2 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 100 गांव बन गए। और फिर इनसे जो है नगर राज्य का निर्माण होता है। मतलब परिवार से परिवार, पति पत्नी से परिवार, पति पत्नी से परिवार, संतान का जन्म होगा वहाँ पर, पति पत्नी संतान से परिवार, परिवार से फिर किसका विकास होता है। एक परिवार थोड़ी ना रहता है, एक परिवार से कितने परिवार बन जाते हैं, परिवार से गांव बन जाता है और गांव से नगर राज्य। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये अंत में इसका जो उद्देश्य है वो नगर राज्य में जाकर के समाप्त हो जाता है। और नगर राज्य को इन्होंने एक नैतिक संस्था माना है, नगर राज्य को एक आदर्श संस्था मान लिया इन्होंने। चौथा है सादृश्यवाची विधि। अब सादृश्य विधि का प्रयोग प्लेटो ने भी किया है, लेकिन प्लेटो ने जो है प्राकृतिक जगत से उदाहरण दिए हैं। जैसे कि प्लेटो ने पशु जगत के उदाहरण दिए हैं कि भी जैसे हम घर की रखवाली की बात करते हैं तो डॉग और बिच समान रूप में, डॉग और बिच, कुत्ता और कुतिया घर की समान रूप में रखवाली करते हैं। तो ऐसे प्लेटो ने कहा कि भी राज्य की रखवाली भी महिला और पुरुष दोनों समान रूप में कर सकते हैं, महिला और पुरुष में भी किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो ये जो है प्रकृति से प्लेटो ने उदाहरण दिए हैं, पशु जगत से उदाहरण दिए हैं। जबकि जो अरस्तु हैं, अरस्तु ने प्राणी जगत से और चिकित्सा विज्ञान से सादृश्य ढूंढ निकाले। मतलब अरस्तु ने भी सादृश्य तो ढूंढे, लेकिन इन्होंने प्राणी जगत से ढूंढे और चिकित्सा विज्ञान से ढूंढे। और इसमें ढूंढने के बाद में अरस्तु ने कहा कि वास्तविक रूप में जैसे एक चिकित्सक होता है, चिकित्सक कभी भी अति को नहीं अपनाता है बल्कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। तो मध्यम मार्ग को अपनाने का श्रेय भी किसको जाता है, अरस्तु को ही जाता है। और प्राणी जगत के अंतर्गत भी इन्होंने कहा कि भाई किसी भी क्षेत्र में अति को नहीं अपनाएं बल्कि मध्यम मार्ग को अपनाएं, इसलिए ये मध्यम का अनुसरण करते हैं इसमें सादृश्यवाची विधि के अंतर्गत। इसमें एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि सादृश्य लिया जाता है। जैसे प्लेटो ने पशु जगत का उदाहरण दिया और अरस्तु ने जो है प्राणी जगत का, चिकित्सा विज्ञान का उदाहरण दिया। और पांचवा है विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि बेटा, विश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है कि वस्तु के निर्माणकारी अंगों को अलग करके उनकी जांच की जाती है। सबसे पहली बात ये नोट करेंगे आप
वस्तु के निर्माणकारी अंगों को अलग करके उनकी जांच की जाती है। मतलब जब विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है तो उसमें जो वस्तु जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं उसके निर्माणकारी अंगों को अलग अलग करके फिर उसकी जांच की जाती है। पहले उसको जो है हम कहेंगे उसके जो अंग हैं, निर्माणकारी अंग हैं, उनको अलग अलग किया जाता है, फिर उसकी जाँच की जाती है। और जब अंगों को अलग अलग किया जाता है तो इसको विश्लेषणात्मक विधि कहा जाता है। उसके बाद सामान्य नियम की स्थापना की जाती है। मतलब अंगों को अलग अलग करके उनकी जांच की जाती है और उसके बाद में फिर उसके आधार पर सामान्य नियम की जांच की जाती है। जैसे हम उदाहरण देते हैं, फॉर एग्जांपल उदाहरण के रूप में, जैसे राज्यों के निर्माण और स्वभाव का अध्ययन करने के लिए, अब जरा ध्यान दें, अरस्तु ने राज्य का निर्माण कैसे हुआ, राज्य का क्या स्वभाव है, राज्य को स्वभाव की बात आती है तो अरस्तु ने कहा कि राज्य एक नैतिक संस्था है। प्लेटो ने भी राज्य को नैतिक संस्था बताया। जबकि राज्य के निर्माण की बात आती है तो अरस्तु ने कहा है कि राज्य का निर्माण परिवार, परिवार से ग्राम, ग्राम से नगर राज्य में होता है। अरस्तु ने डेफिनेटली देखा जाए तो एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि राज्य के निर्माण के लिए, राज्य की उत्पत्ति के लिए एक विकासवादी सिद्धांत की बात की थी। हालांकि विकासवादी सिद्धांत आधुनिक युग की देन है, लेकिन अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स में भी विकासवादी सिद्धांत आपको मिलेगा यदि पॉलिटिक्स का गंभीरता से अध्ययन करेंगे तो। अब जैसे हम कहेंगे कि राज्य के जो निर्माणकारी अंग हैं, निर्माणकारी अंग कौन कौन से बताएं अरस्तु ने? परिवारों और गांवों का विश्लेषण किया। अब भाई राज्य के निर्माणकारी अंग कौन कौन है? परिवार और गांव। यही तो बात है कि पति पत्नी संतान से परिवार बनता है, परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आई। तो निश्चित रूप में नगर राज्य अस्तित्व में आ रहे हैं तो राज्य का अध्ययन यदि कर रहे हैं तो इससे पहले इसके निर्माणकारी अंगों का अध्ययन कर रहे हैं। तो अरस्तु ने परिवारों का अध्ययन किया और गांवों का अध्ययन किया। इनका अध्ययन जब किया तो आप नोट करेंगे निर्माणकारी अंगों, परिवारों और गांवों का विश्लेषण किया है। मतलब पहले इन्होंने, अर्थात राज्य को समझने के लिए इन्होंने पहले परिवारों को और गांवों को समझा, परिवारों का और गांवों का विश्लेषण किया। समझ गए ना? तो निश्चित रूप में जो है अरस्तु ने विश्लेषणात्मक विधि का भी प्रयोग किया। मुख्य अध्ययन की 5 विधि हैं। छठी है तुलनात्मक विधि। अरस्तु ने सर्वप्रथम तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। सर्वप्रथम तुलनात्मक विधि में क्या होता है? 2 नगर राज्यों की तुलना की जाती है, या एक नगर राज्य की अनेकों नगर राज्यों से तुलना की जाती है और इसके आधार पर उन नगर राज्यों को अच्छे से समझने का प्रयास किया जाता है। आज भी तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। आज भी जब हम तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक राजनीति में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है डेफिनेटली। लेकिन यदि वैसे देखा जाए तो सर्वप्रथम जो है तुलनात्मक विधि को जो अपनाया है, किसने अपनाया है? अरस्तु ने अपनाया है। और इन्होंने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके बारे में अपने सिद्धांत दिए हैं। क्या कहा है मैंने? 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके बाद में इन्होंने अपने सिद्धांत दिए। आज तो कोई भी विद्वान है, मैं तो ये कहूँगा कि आमंड पावेल, डेविड डिस्टन जैसे जो विद्वान हैं, राजनीति वैज्ञानिक, इन्होंने भी इतने देशों के संविधानों का अध्ययन नहीं किया है जितना कि अरस्तु ने किया और उसके बाद में इन्होंने सिद्धांत दिए हैं अपने। और आज हम कह देते हैं कि डेविड डिस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल है, आमंड और पावेल का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है। तो इनको ये कह देते हैं कि भाई इनसे राजनीति को अच्छे समझा जा सकता है। ठीक है, राजनीति के कुछ तत्वों को समझा जा सकता है, लेकिन क्या अरस्तु ने जो सिद्धांत दिए उसके आधार पर राजनीति नहीं समझा जा सकता? अरे उन्होंने तो 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया, उसके बाद में सिद्धांत दिए। आज ये 10, 20, 50 देशों के संविधान का अध्ययन भी अच्छे से नहीं करते, उसके बाद में सिद्धांत दिए। तो इनको तो आप स्वीकार करो, उनको स्वीकार नहीं करो। नहीं, गलत बात है। वास्तव में देखा जाए तो तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने किया था, अर्थात 158 नगर राज्यों के संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद में इन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो आपको यदि अरस्तु को अच्छे समझना है तो पहले आपको ये पता हो जाना चाहिए कि अरस्तु की जो अध्ययन की पद्धतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हमने 6 पद्धतियों की चर्चा की है, 6 पद्धति अच्छे समझा दिए हैं, स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद में अरस्तु की एक एक बात को, एक एक सिद्धांत को हम बड़ी गंभीरता से समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है आपको ये सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।